आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आमिया जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया है और आज बढ़ता हुआ प्रदूषण हम सब के लिए एक चुनौती है। इन्होंने वायु प्रदूषण का, धरती के प्रदूषण का, जल प्रदूषण का और यहाँ तक के ध्वनि प्रदूषण का भी जिक्र किया और साथ साथ कानून भी बताए कि सभी को प्रदूषण को रोकने के लिए कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण नहीं रुक रहा है। मैं गीता एक श्लोक से इस अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मान्यवर, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। आम आदमी जिन विषयों के प्रति सोया रहता है उसको चिंता नहीं करता है, मुनि व्यक्ति उस विषय में सोचता है। लकड़हारा तब तक लकड़ी काटता रहेगा जब तक उसको लकड़ियां जंगल में मिलती रहेंगी, लेकिन पर्यावरणविद इस बारे में सोचेगा कि लकड़ी सारी की सारी कट गई, जंगल कट गया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। लकड़हारे को तो केवल लकड़ियां चाहिए। मान्यवर, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं अपने माननीय सांसदों को। कानून तो 1860 में बने, इससे पहले वातावरण भी साफ था, प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। मैंने बचपन में देखा है, मैं गांव में पैदा हुआ, तालाब के अंदर आखिरी घड़ा जो पानी का रहता था वो भी साफ रहता था। उस समय कोई आरओ नहीं था, कोई मिनरल वाटर नहीं था। हम तो अपने पशु चराने के लिए भी खेतों में जाते थे तो थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ मिल जाता था तो हम अपना कमीज ऊपर उठा के मुंह से अड़ा, यही हमारा आरओ था और यही हमारा फिल्टर था, उसी से पानी पी लेते थे। कभी कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुई, वो पानी प्रदूषित नहीं होता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कानून जब टूटता है तो कानून तोड़ने वाला आदमी उसकी सजा भुगतता है या जिसको वो प्रभावित करता है, लेकिन जब मर्यादाएं टूटती हैं तो पूरा समाज उसकी सजा भुगतता है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी ऐसी मर्यादाएं स्थापित की थी जिनके कारण हम स्वच्छ वातावरण के अंदर रहते थे। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस ओर ध्यान दिया, जैसा मैंने कहा था कि मुनि व्यक्ति सोचता है। गांव में दाह संस्कार के लिए जाते, कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती तो उसकी याद में तालाब के किनारे एक त्रिवेणी लगाया करते थे, जिसमें एक बड़, एक पीपल और एक नीम का वृक्ष होता था। और उस त्रिवेणी की रक्षा जैसे अपने बुजुर्ग की सेवा करते थे जिंदगी में, उसी तरह उस त्रिवेणी की भी रक्षा करते थे, उसको याद रखते थे। जब कोई और व्यक्ति गुजर जाता तो गांव के लोग दाह संस्कार के बाद तालाब में हाथ धोते थे तो थोड़ी सी मिट्टी निकाल के और जो जितनी भी त्रिवेणियां लगी होती थी उनकी जड़ों के साथ उस मिट्टी को लगा देते थे, ताकि उसकी जड़ें खाली ना हो और वो सूखे ना हो, वृक्ष वो सुरक्षित यूं का यूं रहे। और बताते थे, चर्चा होती थी कि ये वृक्ष हमारे दादा ने लगाया था, ये 200 साल पुराना है, ये हमारे परदादा ने लगाया था, ये 250-300 साल पुराना है। और सबसे ऊंचे जो टहनी होती थी उसके ऊपर गिद्ध और चील अपना घोंसला बनाया करते थे। आज गिद्ध कहां पर है? वृक्ष गए तो गिद्ध भी गए। आज एक कुत्ता अगर मर जाता है तो 1 हफ्ते तक वो सड़ता रहता है, उसका प्रदूषण वायुमंडल के अंदर फैलता रहता है। लेकिन जब गिद्ध थे हमारे देश के अंदर तो 1 मिनट में एक चाहे बड़े से बड़ा पशु भी कोई भी मर जाता, उसको मेरी समझ में आध घंटे में उसका सारा का सारा मांस साफ कर देते थे, हड्डियां दिखाई देती थी, हड्डियां प्रोसेसिंग के लिए चली जाती थी। ये हमारे बुजुर्गों ने जो मान्यताएं स्थापित की हुई थी उनके कारण वो गिद्ध भी सुरक्षित थे, चील भी सुरक्षित थी। आज कहीं गिद्ध हमें दिखाई नहीं देते। आज छोटा सा कोई जानवर मर जाता है तो हफ्तों तक वो सड़ता रहता है। तो ये प्रकृति ने जो सारी चीजें बनाई हुई थी, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। इसके कारण आज हम इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें याद है दिवाली का जब त्योहार आता था तो मान्यवर वो सर्दियों की शुरुआत में दिवाली आती है तो हर घर के ऊपर कोई घी का दीपक लगाता था, कोई सरसों के तेल के दीपक लगाते थे। और हम तो बच्चे थे तो लाइन में लग के
और गांव का हमारा जो महाजन होता था, बढ़िया जिसको कहते हैं गांव में, उसके घर के आगे हम लाइन लगाते थे और एक छोटी सी लकड़ी की चिलम होती थी, उसके नीचे डंडा फंसा के उनमें घर से हम बिनोले लेके चलते थे, जो कपास का बीज जो होता है। और वो लाला जी सबके उसमें एक एक पलवा ऐसे पाव पाव तेल डालता रहता था और हम उसमें अग्नि लगा के सारे गांव में परिक्रमा करते थे। हम बच्चे गीत गाते हुए परिक्रमा करते थे और सारे गांव का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता था कि सर्दी के आने वाले 3-4 महीने तक पर्यावरण की, प्रदूषण की कोई समस्या पैदा ही नहीं होती थी। आज दिवाली वाले दिन हम पटाखे बजाते हैं। दिवाली वाले दिन पहले प्रदूषण अगर कोई होता था वो भी निदान हो जाता था, समाधान हो जाता था। आज दिवाली के बाद हमारा सांस लेना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि हमने वो सारी परंपराएं, वो सारी मर्यादाएं जो हमारे बुजुर्गों ने स्थापित की थी, वो सारी की सारी हमने तोड़ दी है। कोई कानून नहीं था कि आपको पटाखे बजाने हैं या दीपक लगाने हैं, लेकिन मर्यादाएं स्थापित की हुई थी हमारे बुजुर्गों ने। वो मर्यादाएं गई तो पूरा समाज आज उसका परिणाम भुगत रहा है। मैं इसी विषय में आना चाहता हूं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए। माननीय आमिया जी ने भी बहुत सारी बातें की हैं और हमारे शुक्ला जी ने सारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सराहना की है और वास्तव में सराहनीय योग्य है। मान्यवर, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। हमारी जो परंपराओं की मैं बात कर रहा था, अब से 30 साल पहले सारे देश में चौमासा सिस्टम था। 30 साल पहले तक 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने सर्दी पड़ती थी और 4 महीने बरसात के होते थे। चौमासा सिस्टम था। अब साल में 10 महीने गर्मी पड़ती है और कोई मौसम का अनुमान ही नहीं, किस समय बारिश आ जाए और किस समय सर्दी पड़ जाए, किस समय गर्मी आ जाए, कोई मौसम का अनुमान ही नहीं, क्योंकि हमने सारी मर्यादाएं स्थापित की हुई थी। चौमासे के अंदर अपनी लड़कियों के यहाँ जो कुछ हम भेजते थे वो तेल की मिठाई होती थी, उसको हम हरियाणा प्रदेश में गुलगुले और सुहाड़ी बोलते थे। तो सारा गांव सुगंधित वातावरण से भरा हुआ रहता था, कोई पर्यावरण की समस्या होती ही नहीं थी। जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया वो गांव में आज भी लगता है। अगर गांव में कोई बीमारी आ जाती है तो गांव के लोग लॉकडाउन लगा देते हैं और उस गांव के अंदर हवन यज्ञ करके प्रत्येक घर के अंदर उसकी हवन की धूनी, उसका धुआं दिया जाता है और गांव से वो बीमारी चली जाती है। हमारे जो बुजुर्ग जो हैं, हमारे से ज्यादा साइंटिस्ट थे, हमारे से ज्यादा समझदार थे, जो उन्होंने परंपराएं स्थापित कर रखी थी। लेकिन आज अमेरिका का साइंटिस्ट तो कहता है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से हवा के अंदर 1 लाख गुना पॉजिटिव तरंगे आती हैं, सकारात्मक तरंगे पैदा होती हैं। लेकिन अपने देश में अगर हम ये बात कहेंगे तो कुछ लोगों की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर चोट लग जाएगी। सांप्रदायिक कहेंगे कि तो सांप्रदायिकता है, वो नहीं मानेंगे उसके विज्ञान को बिल्कुल भी। इसलिए हमें अपने मानसिक प्रदूषण को भी समाप्त करना पड़ेगा, तब ये वायु प्रदूषण समाप्त होगा और उसकी शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात आखिरी कहूंगा, ठीक है? तो मैं मान्यवर, मेरे नेता ने आज्ञा दी है। अभी चर्चा हो रही थी काफी, क्योंकि राजनीतिक चर्चा भी बीच में हो जाती है और हर चीज का राजनीतिक करने की कोशिश की जाती है। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं मर्यादाओं की बात कर रहा था। गांव के अंदर आखिरी घड़ा तालाब का सुरक्षित क्यों रहता था? एक मर्यादा थी कि चारों तरफ जितना कैचमेंट एरिया तालाब का है, उस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति शौच के लिए नहीं जाता था। ये मर्यादाएं थी। आज कोई परवाह नहीं करता। जिस गांव से पानी डिग्गी का हम पीते हैं, वाटर सप्लाई का पानी आता है, शहर में जिस डिग्गी में से पानी आता है उसके किनारे हम गंदगी फैला देते हैं। कोई परवाह ही नहीं करते, अपने घर से कोई शुरुआत ही नहीं करते। बहन जी बहुत अच्छा कह रही थी ध्वनि प्रदूषण के बारे में। शादियों में कई बार जाने का मौका मिलता है तो डीजे वहां पर बजता है, मैं तो उठ के चला आता हूं। जब वो डीजे की आवाज डम डम बोलती है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और आज केवल शहर नहीं, गांव भी कोई अछूता नहीं। और ये हम अच्छी तरह से, आज भी हम गांव के अंदर रहते हैं, हम देखते हैं जिस गली से वो डीजे बजता हुआ निकल जाता है बारात के साथ, उस दिन उस गली की भैंसें दूध नहीं देती हैं, गवें भी दूध नहीं देती हैं, उखड़ जाती हैं वो।
पहले जब हम बारात में जाते थे तो या तो बीन बजती हुई चलती थी या वो बैग पाइपर होता था, वो बजता हुआ चलता था। तो भैंस जो 10 किलो दूध देती थी वो 12 लीटर देती थी शाम को। पहले वो था, वो ऐसी ध्वनि बीन से निकलती थी, बैग पाइपर से निकलती थी, जिसके अंदर एक आनंद होता था। लेकिन आज जब डीजे की आवाज होती है और उसके साथ जो बेहुदापन और फूडपन होता है, उससे पशु तक भी अपना पशु दूध देने से उखड़ जाते हैं, तो फिर वायु का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मान्यवर, मैं इसी बात को अपने आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि हमें इसमें सार्थक पहल करनी होगी और इस किस्म का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। और हमें हरियाणा प्रदेश में भी जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना चालू की गई है। तालाबों की स्वच्छता के लिए योजना चालू की गई है। अगर किसी को पर्यावरण का कंट्रोल करना है तो मैं कहता हूं महाभारत का विदुर नीति उठाओ। विदुर नीति में धर्म की परिभाषा दी गई है और महात्मा विदुर ने लिखा है कि किसी पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं। हम उत्तर में मुंह करके राम का नाम लेते हैं या दक्षिण में मुंह करके लेते हैं या पूर्व में करके लेते हैं या पश्चिम में करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये अपनी अपनी एक पूजा पद्धति, अपना रहने का एक तरीका है। धर्म की परिभाषा महात्मा विदुर ने लिखा है कि तालाबों के जल को स्वच्छ रखना भी एक धर्म है, वृक्षों की हरियाली की सुरक्षा करना भी वो भी एक धर्म है, माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर सेवा करना वो भी एक धर्म है, किसी अबला की इज्जत की सुरक्षा करना वो भी एक धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यहां तो एक अगर वंदे मातरम भी कह देंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर देंगे तो भी सांप्रदायिक हो जाएंगे और धर्म निरपेक्षता के ऊपर चोट लग जाएगी। जब पूरे राष्ट्र का ही कोई धर्म नहीं होगा तो फिर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। धर्म की परिभाषा ये पूजा पद्धति नहीं। तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं जो मैंने जिक्र किया था कि इसके लिए मैं एक अपना उदाहरण दूंगा आपको। जिस समय पहली बार 14 घंटे का लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और मैं व्यक्तिगत अपना एक अनुभव का उदाहरण आपको देता हूं, तो हमने परिवार ने फैसला किया कि हम 14 घंटे का समय कैसे बिताएं। तो मान्यवर, हमने फैसला किया परिवार ने कि 14 घंटे तक हम यज्ञ करेंगे घर में। हमने 10 लीटर गाय का घी लिया और 10 किलो सामग्री शांति कुंज हरिद्वार से मैंने मंगवा के रख रखी थी, वहां आता जाता रहता हूं। संविदा का इंतजाम किया और आपको एक अनुभव की बात बताता हूं। अब मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरी धर्मपत्नी ने 50-50 लोगों की चूल्हे के ऊपर रोटियां पकाई है। उनकी आंखें बिल्कुल, थोड़ा सा भी धुआं लग जाए एलर्जी पैदा होगी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते जी ये तो एलर्जी है, इनको थोड़ा सा भी धुएं के नजदीक मत आने देना और कोई इलाज नहीं। और हमने जो 14 घंटे घर में यज्ञ चलाया, सारा दिन वो यज्ञ के ऊपर बैठी 108 मंत्र एक बार गायत्री के, 108 मंत्र एक बार महामृत्युंजय के, और सुबह 7 बजे शुरू करके रात के 9 बजे तक हमने 14 घंटे घर में यज्ञ किया। तो मैं आपको अचरज की बात बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी की आंखें ठीक हो गई। मतलब कितना यज्ञ परंपरा हमारे बुजुर्गों जो चलाई हुई थी, वो प्रदूषण का अपने आप ही कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज हम यज्ञ की बात कहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि वायु प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा, जल का प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा, पृथ्वी का प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। अगर दिवाली वाले दिन ये कहेंगे भाई बच्चे नहीं मानते पटाखे बजाते, हम क्या करें? शादी में ये कहेंगे बच्चे नहीं मानते तो डीजे बुलाएंगे, हम क्या करें? जो कुछ भी करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए गीता का आखिरी एक और श्लोक कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यदा यद आचरित श्रेष्ठतर देवत्रो जने स यत् प्रमाणित करते लोकस्तत् अनुवर्तते, कि बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं छोटे उसी का अनुकरण करते हैं। हम इस महान सदन के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपरी सदन इसका नाम है, और इसके अंदर कभी कृषि बिल के ऊपर राजनीति होती है, कभी वेल के अंदर आके नारे लगाए जाते हैं, कभी हाउस को डिसरप्शन। हम तो नए नए आए थे, आते ही लॉकडाउन में फंस गए, फिर इस डिसरप्शन में फंस गए। पहली बार मैं अपनी बात इसमें सदन में कह रहा हूं, इतने लंबे समय तक मौका मिला।
तो इसलिए अब इतने अच्छे विषय के ऊपर आमिया जी ने विषय रखा है, हमें दिल खोल के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कांग्रेस से है या किस पार्टी से है या उस पार्टी से है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा हमने कहा, इस बात के ऊपर पूरा सजग है, सरकार का सार्थक सहयोग दें। और कोई भी अगर मुद्दों के ऊपर आलोचना होती है, आप आलोचना करिए, और वो भी स्वस्थ आलोचना करिए, बैठ के करिए, बजाय के हमारे जैसे नए आदमी आए उनको 1 मिनट का टाइम ही ना मिले बोलने का। तो इसमें मामिया जी का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने अच्छा विषय उठाया और तमाम लोगों ने अपनी राय दी। लेकिन कुछ लोग अपने बीच बीच में वो राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश करते हैं। तो मैं वो चले गए अपने मनोज झा जी, उन्होंने अच्छा कहा था कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, कि हर इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मैं पीछे हूं तो इसलिए यही बैठे, तो उस परेशानी को छोड़ दें उस परेशानी को छोड़ के और आपस में सहयोग करते हुए देश के लिए जो सही है उसमें सब मिलजुल के सहयोग करें और इस देश को सुंदर और स्वस्थ बनाएं, जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना, उसको साकार करने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।